यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? पर सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। Please join everyone so we can start the today's class that is all about the national income. So we are waiting for another 1 minute. 1 मिनट और इंतजार करते हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। ये बता देंगे, इसका एक अलग लेक्चर ले लेंगे। रूबी सिंह, मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिल ऑफ लेडिंग, ड्यूटी ड्रॉबैक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब बता देंगे। So, without wasting the time, we have to start today's class. So, all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, लगातार 11 सालों से टीचिंग और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंडिया के टॉप टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में। क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम, आईबी, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो एक बार जल्दी सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर सकें हम लोग। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है? जैसे कि इंडिया, अगर हम लोग इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, हर इंसान क्या करता है कि उसकी एक इंडिविजुअल इनकम होती है। ऐसे कंट्री की भी एक ओवरऑल इनकम होती है। तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country during a period of 1 year. National income consists of a collection of different type of goods and services. तो नेशनल इनकम क्या है? सभी तरीके के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री एक साल में जितना भी प्रोड्यूस करता है वो सब राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आते हैं।
तो एक साल में एक कंट्री के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं यूज करेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवर काउंटिंग हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री विद इन द सर्टेन टाइम पीरियड। तो एक साल में एक देश के द्वारा जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम के अंतर्गत कई अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज आते हैं, समझ गए। तो एक साल में एक देश के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम इज द मनी मेजर ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी नेट वैल्यू होती है ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसको नेशनल इनकम के अंतर्गत रखते हैं। ये इकोनॉमिक ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में एक बार काउंट करते हैं। भले आप कुछ देशों में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की फाइनेंशियल ईयर चलता है, कुछ देशों में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की फाइनेंशियल ईयर चलता है। बट कुल मिलाकर एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। एक एंट्री 2 बार काउंट नहीं होगी, एक एंट्री एक ही बार काउंट होगी, इसीलिए उसको हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। आफ्टर हैविंग अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन, जितना, इसीलिए हमने नेट वैल्यू की बात की, ग्रॉस की बात नहीं करेंगे, नेट की बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की काउंट करेंगे। बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विल इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम। सरकारी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब का सब नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है। इन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर भी इसी के अंतर्गत आएगा। फाइनली throwing in the net gains from international transaction comprising of gains not merely from export import trade but also from capital lent or invested abroad। केवल इंडिया की बात नहीं है, इंडिया के लोग जितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के लोग जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन कंपनी जितना पैसा बाहर लगा रही है, जितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रही है, वो भी सब पैसा, उसमें से जो इनकम आएगी वो भी सब पैसा नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से लिखा समझाने की कोशिश की है। इफ द वैल्यू ऑफ मीटर ऑफ क्लोथ 20 रुपीज, 20 रुपए मीटर कपड़ा है, एंड टोटल क्लोथ प्रोड्यूस इज 100 मीटर, 100 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया, then the money value of cloth is 2000 rupees। in this way we can find out the value of other goods and services। तो कुल मिलाकर कितना मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया, कितने रुपए का था, उसको कैलकुलेशन कर दिया बेसिक। इसी तरीके के जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, उनका सभी का सभी को क्या करेंगे हम लोग, नेशनल इनकम के अंतर्गत रखेंगे। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, नहीं, इंपॉर्टेंसी ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय काउंट क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंसी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय काउंट करने का मुद्दा क्या है, क्यों, क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंसी ऑफ काउंटिंग द नेशनल इनकम। पहला है सेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर देखिए ना, हम लोग अगर इंडिविजुअल भी इनकम जब काउंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं। ऐसे जब देश है, पूरी देश की इनकम काउंट करते हैं, आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है, कितना फॉरेन रिजर्व है, कितना इस साल में पे कितना पैसा खत्म करना है, किसान समृद्धि, किसान के ऊपर कितना खत्म करना है। तो कोई भी पॉलिसी आपको अगर बनानी है तो उससे पहले आपको अपनी नेशनल इनकम, आपको अपनी राष्ट्रीय आय पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी राष्ट्रीय आय नहीं पता, आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके देश में कितना पैसा है, कितना पैसा कहां पे खत्म करना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पैसा खत्म करेंगे। तो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे, आपको अपने देश की नेशनल इनकम, आपको अपने देश की राष्ट्रीय आय के बारे में पूरी तरह से ज्ञान, पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सीधी सी बात है, अगर आपके पास नेशनल इनकम ठीक से काउंट कर रखे होंगे तो निर्णय जो भी लेंगे आप कैसे, उसमें आपको एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। कौन सी होगी? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल कंपैरिजन, आज हम लोग कहते हैं कि भारत 5वें नंबर की वर्ल्ड में
इकॉनमी है ये छठे नंबर की। अगर आपको अपने पैसे नहीं पता, आप दूसरे से तुलना कैसे कर पाएंगे? आप बोल रहे हैं कि आपका पूरे क्लास में 5वां नंबर आया, चौथा नंबर आया, इसके मतलब आपको पहले दूसरे तीसरे का नंबर पता होगा। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब आपको अपनी वैल्यू पता है कि आप कौन से नंबर पे स्टैंड करते हो। तो आज इंडिया 5वें नंबर की दुनिया में इकॉनमी है, या परचेसिंग पावर पेरिटी के हिसाब से इंडिया तीसरे नंबर की इकॉनमी पूरे दुनिया में। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको अपनी पता है कि आपकी अपनी ओवरऑल नेशनल इनकम आपके देश की कितनी है। उसके अलावा इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, अगर आपको इन्फ्लेशनरी गैप फिल करना है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है जो इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? मंदी, डिफ्लेशन। अगर आपको अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तब भी आपको नेशनल इनकम पता होना चाहिए। आप टैक्सेस को कम कर दीजिए। भाई अगर आपको डिफ्लेशनरी है, आपको डिफ्लेशन मार्केट में है, तो आपको क्या करना होगा? मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो मनी सप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दीजिए। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप भी आप क्या, नेशनल इनकम आपको अगर अच्छे से पता है, तभी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आप फिल कर पाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप हुआ मार्केट में इन्फ्लेशन है। मार्केट में इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो आप क्या, मनी सप्लाई ज्यादा है तो मनी सप्लाई को पुल कर लीजिए, खींच लीजिए। मनी सप्लाई को कम कैसे करेंगे? आप टैक्सेस बढ़ा दो। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दोगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा, पैसा कम होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगी। उसके अलावा बजट प्रिपरेशन, उसके अलावा जो हम लोग एनुअल बजट बनाते हैं, एनुअल बजट भी हम लोग उसी अनुसार बनाते हैं, नेशनल इनकम के अनुसार। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं होती हैं, कौन सी योजना पे कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर, एक आपको अपने देश की नेशनल इनकम पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको बेसिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय समझ में आ गया होगा। एक साल में एक देश के द्वारा जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, वो सभी का सभी नेशनल इनकम के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंसी ऑफ नेशनल इनकम क्या है? सेटिंग ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको इकोनॉमिक पॉलिसी सेट करना है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, कोई निर्णय लेना है, सब कोई इंटरनेशनल कंपेरिजन, अंतरराष्ट्रीय कोई तुलना कर रहे हैं आप, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कम कर रहे हैं, या बजट बना रहे हैं, ऐसे सभी समय में आपको नेशनल इनकम की जरूरत पड़ती है। कोई डाउट? बेसिक कोई डाउट है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और रियल इनकम। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी चलेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यही बोलते ना इसको। ये नेट हो गया, ऐसे ही सकल घरेलू, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इन सभी चीजों की एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting period। एक साल में एक देश के द्वारा एक देश के अंदर जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको जीडीपी कहते हैं। एक साल में एक देश के द्वारा एक देश के अंदर, टेरिटरी मतलब देश की सीमाओं के अंदर, जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में एक देश के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब है, पता ही है कि टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ द कंट्री, मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर। ये समझाने की कोशिश करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है।
जीडीपी समझ गए? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में एक देश के द्वारा एक देश की सीमाओं के अंदर जितना अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक। जीडीपी दो टाइप की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, देखिए, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए, करंट ईयर प्रोडक्शन प्लस बेस ईयर प्राइस। जब हम लोग रियल जीडीपी काउंट करते हैं, मतलब करंट ईयर प्रोडक्शन कितना है 100 यूनिट, बेस ईयर का प्राइस कितना है 5 रुपए, टोटल रियल जीडीपी कितनी हो गई 500 रुपए। बेस ईयर, अभी बेस ईयर जो चल रहा है 2011-12 चल रहा है, बेस ईयर चेंज होने वाला है, अगर आगे चेंज होगा तो आपको हम लोग बता देंगे। अभी बेस ईयर 11-12 चल रहा है, तो रियल जीडीपी में हम लोग करंट ईयर का प्रोडक्शन लेते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है। इफ जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फिक्स प्राइस, that is price prevailing at a point of time in the some base year, it is known as a GDP at a constant price or real gross GDP। इसको रियल जीडीपी भी कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है, करंट ईयर प्रोडक्शन प्लस बेस ईयर प्राइस। भाई नॉमिनल जीडीपी की हम लोग बात करते हैं, इसमें करंट ईयर प्रोडक्शन प्लस करंट ईयर प्राइस, आज का ही प्राइस होगा, आज का ही प्रोडक्शन होगा। अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, अगर 2011-12 में किसी चीज की कीमत 5 रुपए थी, तो आज कितनी हो गई होगी, सब 8 रुपए, तो हम लोग इसको कितना काउंट करेंगे 800 रुपए। तो नॉमिनल जीडीपी याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी भारत की रियल जीडीपी से हमेशा ज्यादा होती है। भारत की क्या, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी की देखेंगे, रियल जीडीपी कम होती है, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होती है। क्यों? नॉमिनल जीडीपी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट किसमें ऐड करते हैं, तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन रेट ऐड करते हैं, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन रेट का कोई मतलब नहीं होता। समझ गए? करंट ईयर प्राइस प्लस करंट ईयर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर प्रोडक्शन प्लस बेस ईयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट तो बताइए। Anyone is having any doubt in a real GDP और nominal GDP? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2-3 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसमें इन्फ्लेशन रेट ऐड नहीं करते, बट नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन रेट ऐड कर लेते हैं। कोई डाउट बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया एक, ये बताएंगे बाद में, जीडीपी एट फैक्टर। फिर हो गया एनडीपी। जीडीपी में से सिंपल भाषा है, अगर एनडीपी निकाला, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचेगा। ग्रॉस में से एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत से, तो हमारा क्या, जीडीपी के अंतर से, तो एनडीपी बचेगा। समझ गए? While calculating GDP, no provision is made for depreciation allowances, also called capital consumption allowance. In such a situation, gross domestic product will not reveal complete flow of goods and services through various sectors. हम लोग जब ग्रॉस से नेट निकालना होता है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचता है। सिंपल। ये देखिए लिखा हुआ है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है? अगला आया, पहला हो गया जीडीपी, दूसरा हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जहां पर नेशनल शब्द यूज हो जाएगा, उसका मतलब यह है कि एक साल में एक देश के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं जीडीपी, प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
या नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि भारत के लोग जितना पैसा बाहर से कमा रहे हैं, भारत के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, अंबानी की बात करिए, टाटा की बात करिए, विप्रो की बात करिए या इंफोसिस की बात करिए, ये सब की सब कंपनियों के पैसे, सब कंपनियों के प्लांट बाहर भी लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, तो जितना और विदेशी कंपनियों के पैसे, विदेशी कंपनियों के प्लांट यहां पर लगे हुए हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब कि भारत ने बाहर से कमाया 100 रुपए, विदेशियों ने भारत से कमाया 80 रुपए, तो हम लोग जीडीपी में ये 20 रुपए जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ गए? तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीएनपी में नेट इनकम, नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड। ठीक है, क्लियर? या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी इसको कह सकते हैं। तो जीडीपी में से, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड, जितना भी पैसा भारत विदेशों से कमा रहा है उसको उसको जीडीपी के साथ जोड़ देंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कोई डाउट? किसी को किसी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया नेट जीएनपी में से, तो बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब ये बता देते हैं, पीछे छोड़ दिया था। यस, ये इससे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आया जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, या जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पहले तो ये मतलब समझिए कि जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों कि फैक्ट्री की, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, सपोज दैट, तो इसके मतलब इसकी इनपुट कॉस्ट तो 100 रुपए नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिटेलर का मार्जिन ऐड होगा, होलसेलर का मार्जिन ऐड होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ऐड होगा, जो कंपनी बना रही हो वो भी अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट ऐड होगा। तो इसकी लागत तो 100 रुपए नहीं होगी, लागत इसकी हो सकती है 20 रुपए हो। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट आई, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, मतलब जो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड जो यूज कर रहा है, मनी, जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट जितनी है मार्कर की, उसको निकालना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। तो जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का 100 रुपए है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी है आज के टाइम में, तो 40 रुपए इसमें टैक्सेस ऐड हुआ है, प्लस सब्सिडी। अगर सब्सिडी कुछ है, बहुत सारे प्रोडक्ट सरकार सब्सिडी सब्सिडी सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सरकार सब्सिडी देती है। अगर सब्सिडी 0 है तो 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60 रुपए। तो इस मार्केट की कीमत कितनी हो गई? 60 रुपए। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? 60 रुपए इसका फैक्ट्री कॉस्ट है, 40 रुपए इसमें क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुआ। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट फैक्टर कॉस्ट इसकी पता है 50 रुपए, मार्केट प्राइस आपको निकालना है कि मार्केट में कितने का बिकेगा। तो फैक्टर कॉस्ट 60 मान लीजिए, 60 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लगे? 40 रुपए, सब्सिडी 0 मान लीजिए, तो कितना हो गया मार्केट प्राइस? 100 रुपए। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सब्सिडी कब ऐड करेंगे, कब माइनस करेंगे। सॉरी, यहां पे सब्सिडी माइनस होगी, गलत हो गया, ये सब्सिडी माइनस होगी। यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा, सब्सिडी प्लस होगी। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, सब्सिडी माइनस होगी। समझ गए? जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी।
भाई अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है आपको, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया होगा, फैक्टर कॉस्ट में फैक्ट्री की कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड कर देंगे, सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई डाउट किसी को? जल्दी बताइए सभी लोग। विवेक, प्रिया, नम्रता, सुनीता, प्रतिमा मैम आप, रूबी सिंह आप, प्रदीप पटेल, फाल्गुनी यू टेल, अंजलि, नम्रता यू टेल, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? रिप्लाई तो क्या करिए टाइम से। चलिए, अब आया एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। भाई बात वही है जो हमने बताया था, उसमें सेम ही चीज है ये, ठीक है। अब आया पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वेरी कॉमनली यूज इन एडवांस कंट्री। पर्सनल इनकम में बी डिफाइंड एज द करंट इनकम ऑफ ए पर्सन और फॉर हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सर्विसेज। पर्सनल इनकम इज नॉट मेजर ऑफ प्रोडक्शन। पर्सनल इनकम का मतलब है जो इंडिविजुअल की इनकम होती है, जो आपकी, हमारी, आपके परिवार की और हमारी इनकम है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम का मतलब हो गया कि आप अगर तो 100 रुपए कमा रहे हो, उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान जो महीने में या साल में जितने पैसे कमाता है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। भाई डिस्पोजेबल इनकम की मतलब की बात करते हैं। मान लीजिए आप साल भर में 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें 20 रुपए चला गया टैक्सेस, तो कितना बचा? 80 रुपए। तो डिस्पोजेबल इनकम कितना हुआ? जितना पैसा आपका डायरेक्ट टैक्सेस के बाद बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स जिसको बोला जाता है, या कॉर्पोरेशन टैक्स बोला जाता है, ठीक है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। आप मान लीजिए साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, सपोज दैट आपकी 70,000 80,000 महीना सैलरी है, साल भर में 10,000 रुपए, आप साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर सरकार ने 20% टैक्स लगा दिया, तो 10 लाख में से 20% चला गया, कितना बचा? 8 लाख बचा। आप डिस्पोजेबल का मतलब है जो पैसा आप सही में डिस्पोज कर सकते हैं, जो पैसा आपका टैक्सेस के बाद बचता है उस पैसे को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जितना पैसा डायरेक्ट टैक्सेस के बाद बचता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजेबल इनकम। अब आया एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, डिस्पोजेबल पर्सनल आउटले।
डिस्पोजेबल पर्सनल आउटले का मतलब क्या है? द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में बी स्पेंड फुल्ली और इंडिविजुअली में सेव व्हाट रिमेन आफ्टर सेविंग इज कॉल्ड पर्सनल आउटले। डिस्पोजेबल आउटले इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग। मतलब आपका डिस्पोजेबल इनकम बची 8 लाख रुपए, 8 लाख में से सेविंग कर रहे हैं आप 1 लाख रुपए साल की, तो डिस्पोजेबल आउटले कितना हुआ? 7 लाख रुपए। जो डिस्पोजेबल इनकम में से जो सेविंग करते हैं आप एनुअली, आप LIC में पैसे जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम में से सेविंग्स को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल आउटले। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल आउटले। तो डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू बचा कितना? 7 लाख रुपया। तो मनी इनकम जितनी हुई आपकी, जितना पैसा कमा रहे हो, प्राइस इंडेक्स उस आपका बेस ईयर में जितना प्राइस था और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? रियल इनकम काउंट हो जाएगी। रियल इनकम किसी का निकालनी है, इकोनॉमी की रियल इनकम निकालना है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मनी इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स। मनी इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। आया मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम लोग काउंट कैसे करते हैं? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? ये इनकम मेथड भी दुनिया के किसी भी देश में फॉलो नहीं किया जाता है। कोई इंटरेस्ट मिला, आपने पैसा बैंक में जमा किया था और जितना प्रॉफिट हुआ, चारों को अगर जोड़ देंगे तो इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं। बट ये मेथड बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में इसको ये फॉलो नहीं किया जाता। प्रोसेस, इकोनॉमी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप सच एज वेजेस, सैलरी अर्नर्स। कुछ लोग सैलरी कमा रहे हैं, कुछ लोग वेजेस मिल रहा है किसी को, कुछ लोगों को रेंट से कमा रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट अर्नर्स। इनकम ऑफ द ऑल द ग्रुप इज एडेड इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझिए, क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, बस समझने के लिए सोचिए कि इनकम मेथड क्या होता है। नेट रेंट प्लस नेट वेजेस, नेट इंटरेस्ट प्लस नेट प्रॉफिट, चारों को ऐड कर देंगे तो इनकम मेथड हमारा निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, वेजेस एंड सैलरी, रेंट प्लस इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है, मिक्स इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सबको जोड़ दीजिए। बट आप केवल ये चारों याद रखिए, नेट रेंट, नेट वेजेस, नेट इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, यही चारों फॉर्मूला। इनकम मेथड इज इक्वल टू नेट रेंट अर्न्ड बाय द, जितना आपको किराया मिला बिल्डिंग्स पे, जितनी मजदूरी मिली, जितना इंटरेस्ट पाया आपने, जितना प्रॉफिट हुआ। अभी आया कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी इनकम, जैसे इग्नोर द नॉन मोनेटाइज सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसकी लिमिटेशन पहली है कि ये नॉन मॉनेटरी इनकम्स को इंक्लूड नहीं करता। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम बट ड्यू टू देयर नॉन मॉनेटरी वैल्यू they go unrecorded. For example, farmers and family working in their own field. सही बात है, एक फार्मर और एक फैमिली अपने खेत पे काम कर रही है तो वो वाली इनकम तुम लोग काउंट नहीं करते। बट वैसे तो अगर वो वही इंसान वो और कहीं काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? या वो काम वो खुद से ना करके दूसरे से करवाएं, वो काम खुद से ना करके दूसरे से करवाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वो मजदूरी आपकी प्रॉफिट में से कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी इनकम, ऐसी नॉन मॉनेटरी जिसको हम लोग पैसे में तौल नहीं सकते, उन सब चीजों को इनकम मेथड के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केटेड सर्विसेज, पीपल अंडरटेक ए पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट आर डिफिकल्ट टू असर्टेन मनी। फॉर एग्जांपल, मदर सर्विसेज टू द फैमिली, जो माँ लोग हैं, अपनी मम्मी लोग हैं, जो पूरी लाइफ अपने काम करती हैं घर पे, उसका कोई भी नॉन मार्केटेड है, उसका कोई भी व्यापारीकरण नहीं कर सकते, उसको किसी भी पैसे में, किसी भी वैल्यू में तौल नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं अगर वही काम हम दूसरे से करवाएंगे तो उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा किसी को इनकम होगी और आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा आया एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। C इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, जो घरेलू लोग होते हैं, जो जितना पैसा खत्म करते हैं उसको। I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट प्लेयर जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सोसाइटी में उसको I कहते हैं।
जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज उसको जी। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितना भारत के लोगों ने विदेश में इन्वेस्ट किया और विदेशी लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया, जो बचेगा, मतलब भारत के विदेश में इन्वेस्ट किया 100 रुपए, विदेशियों ने भारत में इन्वेस्ट किया 90 रुपए का, तो इसमें 10 रुपए जोड़ेंगे, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, ये जितना एक्सपोर्ट किया जितना इंपोर्ट किया। अगर एक्सपोर्ट कम किया, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, इंपोर्ट कराया आपने 150 रुपए, माइनस हो जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड कुछ देशों में कुछ दिन पहले, कुछ सालों तक की पहले तक की फॉलो किया जाता था, बट एक्सपेंडिचर में मेथड अब बहुत कम देशों में फॉलो किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम इज इक्वल टू नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इग्नोर, इसकी लिमिटेशन क्या है, वाटर सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। कई बार ट्रेड गुड्स के बदले गुड्स होता है ना, गुड्स के बदले गुड्स, पता ही होगा आपको ना, माल के बदले माल, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर ओन कंजम्पशन, इंडिविजुअल अपनी कंजम्पशन को इग्नोर कर देता है। और अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन के द्वारा भी अफेक्टेड होती है, इसीलिए इन सब चीज, इस वाले मेथड को भी हम लोग फॉलो नहीं करते। अगला आया वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। In order to avoid double counting, value added at each stage of production should be calculated to arrive at a GNP. The difference between the value of output and input at each stage of production is called value added. By summing such value added for all industries in the economy, GNP can be found out. देखिए इसमें क्या है कि हम लोग वैल्यू एडिशन जो करेगा, आपकी वैल्यू ऑफ इनपुट 100 रुपए की है, आउटपुट निकल के आया 20 रुपए का, तो 20 रुपए हुआ वैल्यू एडेड, 20 रुपए काउंट करेंगे, ना कि 120 रुपए काउंट करेंगे। वैल्यू एडेड का मतलब है आप जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वही वैल्यू एडिशन केवल जीएनपी में काउंट किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं काउंट करेंगे। आपने 100 रुपए लगाई इनपुट कॉस्ट, मार्कर को बनाने में 100 रुपए कॉस्ट है इनपुट, और बिका मार्कर 120 रुपए का, तो 20 रुपए वैल्यू एडिशन हुआ बस। तो और वैल्यू एडेड का एक फायदा और होता है, वैल्यू एडेड में हम लोग सेक्टर वाइज जीडीपी काउंट करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर्स की अलग जीडीपी आएगी, फार्मास्यूटिकल्स की अलग आएगी, स्टील की अलग होगी, एफएमसीजी की अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग होगी। इससे ये पता चल जाता है हमको कि कौन सा सेक्टर से हमारा ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर से हमारा ग्रो नहीं कर रहा है। तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब यह है कि जीडीपी हम लोग सेक्टर वाइज काउंट करते हैं, जिससे पता चल जाए कौन से सेक्टर्स की ग्रोथ हमारी अच्छी हो रही है, कौन से सेक्टर्स की ग्रोथ हमारी कम हो रही है। अब आया डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहला वो नॉन मोनेटाइज ट्रांजैक्शन। कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो पैसे में जिसको तौल नहीं सकते, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which have no monetary benefit like service rendered out of love, courtesy and kindness are difficult to include in the computation of national income। मतलब आपने कोई सर्विसेज दे दी, किसी प्यार में दे दिया, कर्टसी में दे दिया, काइंडनेस, दयालु हो गए, तो ऐसी सभी सर्विसेज को हम, जैसे हमने लिया 50 लोगों को फ्री में पढ़ा दिया, 50 लोगों से पैसा लिया, 50 लोगों को फ्री में पढ़ा दिया, 50 लोगों को पैसा लिया, वो तो काउंटिंग होगा जीडीपी में, जिससे पैसा नहीं लिया वो तो हमने ऐसे कर्टसी कॉल, दयालु, काइंडनेस में हमने पढ़ा दिया, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भारत में जो रिक्शा वाला हो गया, चाय वाला हो गई, कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर अभी भी 80% सेक्टर अनऑर्गेनाइज है, उन सेक्टर्स की जीडीपी, अब देखिए चाय की दुकान, चाय की ठेला लगा रहा है, वो भी लाखों रुपए कमा रहा है साल में, या जो कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के रखा हुआ है जहां पर बिल नहीं मिलता, वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग मेरा बिल काटते हैं, ना उससे बिल मांगते हैं, ना वो बिल देता है, तो उसकी जीडीपी में कोई काउंटिंग नहीं होता। या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ऐसे कुछ लोग जिनकी मल्टीपल, जिनके कई सारे सोर्सेज ऑफ अर्निंग के, वो अपना एक सोर्सेज तो दिखा दिया, बचे वो सारे सोर्सेज नहीं दिखाया। कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन मेनी केसेस कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट वेरी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाए, आपस में बांट नहीं पाए। फिर अगला हुआ इनएडुकेट डेटा, बहुत बार हम लोगों को डेटा एडुकेट नहीं मिल पाता, उसके चक्कर में भी हम नेशनल इनकम काउंट नहीं कर पाते। अब आया इंपॉर्टेंसी। इंपॉर्टेंसी हम लोगों ने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। कुछ फॉर्मूला है, मैथमेटिकल समरीज ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी एट ए मार्केट प्राइस।
ये फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में सभी बता दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज बताइए। नोट्स हम आपको अभी भेज देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई और डाउट हो बताइए। किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो बताइए। न्यूमेरिकल आ सकता है कि जीडीपी से जीएनपी कैसे काउंट करते हैं, जीएनपी से रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, ये पूछ सकते हैं। रूबी कौन सा काइंड रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई करें बताइए। बेटा उसका हम पूरा एक लेक्चर ले लेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है कि मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सारे होते हैं। ज्वाइंट वेंचर हो गया, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, एक्सपोर्टिंग हो गया, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया, एफडीआई है, एफआईआई है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। उसका पूरा एक लेक्चर ले लेंगे, उसमें आपको बता देंगे। उसके अलावा ये क्या पूछा आपने, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स भी बहुत सारी होती हैं, वो भी बता देंगे आपको। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया हमारा, बिल ऑफ लेडिंग हो गया हमारा, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया हमारा, कंसुलर इनवॉइस हो गया, कॉमर्शियल इनवॉइस हो गया। इनका सबका हम लोग एक लेक्चर ले लेंगे, उसमें आपको सभी बता दिए जाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर का एक स्पेसिफिक लेक्चर ले लेंगे इन्हीं सब टॉपिक का, वो उसमें बता देंगे आपको। ठीक, और कोई डाउट आज के लेक्चर में? चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और रूबी आपका वो जो आपने डाउट पूछा उसको सब बता देंगे वो, क्योंकि एक अपने आप में लेक्चर है, 1 घंटा लगेगा उसमें सब बताने में, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।